₹50 50 के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है। डेटा विच कन्वे द मीनिंग इज नॉन एज इंफॉर्मेशन। अर्थपूर्ण डेटा को, ऐसा डेटा जो मीनिंग को कन्वे करता हो, आपको कोई इंफॉर्मेशन देता हो, उन संख्याओं, उन तथ्यों, उन आंकड़ों को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। और कंप्यूटर हमारे लिए यही काम करता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। अब बात आती है कि व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर है क्या। तो अभी हमने सीखा कि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, लेकिन इसकी जो स्पेलिंग है COMPUTER, इसका अपना एक मीनिंग होता है दोस्तों। C स्टैंड फॉर कॉमनली, O फॉर ऑपरेटेड, M फॉर मशीन, P फॉर पर्टिकुलरली, U फॉर यूज्ड फॉर, T फॉर ट्रेड, E फॉर एजुकेशन, R फॉर रिसर्च। अब इसी चीज को हम हिंदी में भी सीख सकते हैं। C कॉमनली यानी सामान्य रूप से काम में आने वाली मशीन, जो विशेष रूप से काम में आती है व्यापार में, शिक्षा में और अनुसंधान संबंधी कार्यों में। और इंग्लिश में जब हमको बोलना तो कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड, एजुकेशन, रिसर्च। अब बात करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की। फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर्स थे उनमें दोस्तों वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था। सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे उनमें ट्रांजिस्टर्स का यूज होने लगा। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स में आईसीस, इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज होने लगा। इस तरह से फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स के अंदर माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ। और अभी जो फिफ्थ जनरेशन चल रही है उसमें एडवांस माइक्रो प्रोसेसर का यूज होने लगा है। अब बात आती है व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का सिद्धांत क्या है। हम सभी का कोई ना कोई सिद्धांत होता है। जिस तरह से हमारा सिद्धांत होता है वैसे ही कंप्यूटर का भी सिद्धांत है। यह भी ठीक उसी तरह से काम करता है जिस तरह से हम और आप काम करते हैं। जैसे यदि आपसे कोई आपका नाम पूछे कि आपका नाम क्या है, तो आप अपना जो भी नाम बताएंगे उसका प्रोसेस क्या हुआ। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को इनपुट किया, कान से आपके क्वेश्चन कान से इनपुट हुआ, फिर उसकी प्रोसेसिंग आपके दिमाग में हुई, आपने सोचा समझा और जवाब तैयार किया। जवाब तैयार होने के बाद आपके मुंह से जवाब निकला कि सर मेरा नाम ये है, XYZ जो भी आपका नाम है। तो ये जो प्रोसेस है पूरा, ठीक इसी तरह से हमारा कंप्यूटर भी काम करता है। इसमें भी इनपुट होता है। अब इनपुट के लिए इसकी अलग अलग डिवाइसेस हैं, प्रोसेसिंग होती है, जिसे सोचना समझना वाली जो बात होती है वो प्रोसेसिंग वाला फैक्टर वो भी इसमें होता है। फिर आउटपुट मिलता है, रिजल्ट मिलता है। और अगर आप भविष्य के लिए उसे स्टोर करना चाहते हैं तो इसमें स्टोरेज यूनिट भी होती हैं। तो ठीक ये कंप्यूटर ठीक वैसे ही काम करता है जैसे हम और आप काम करते हैं। अब बात आती है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर की। इसमें अलग अलग काम के लिए अलग अलग पार्ट होते हैं। जैसे हमारे लिए इनपुट करने के लिए कान है, प्रोसेसिंग के लिए हमारे पास दिमाग है, स्टोरेज के लिए भी हमारे पास दिमाग है, और आउटपुट डिवाइस के फॉर्म में हमारे पास मुंह है। तो ठीक इस तरह से अलग अलग कामों को करने के लिए हमारे पास अलग अलग भगवान ने आपको अलग अलग अंग दिए हैं, अलग अलग पार्ट्स दिए हैं बॉडी के। ठीक इस तरह से यहां भी अलग अलग कामों को करने के लिए अलग अलग पार्ट्स हैं। फर्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो है इनपुट डिवाइसेस। डिवाइसेस का मतलब है उपकरण। कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए किन किन डिवाइसेस का हम लोग यूज करते हैं उसके बारे में हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं फर्स्ट इनपुट डिवाइस कीबोर्ड की। जैसा इसका नाम है कीबोर्ड, की मीन्स चाबी, यानी ये कंप्यूटर की चाबी है दोस्तों। जिस यूजर का हाथ कीबोर्ड पर अच्छी तरह से जमा होता है या जिसे कीज का पूरा नॉलेज होता है वो कंप्यूटर को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है। टाइप्स ऑफ कीज, यानी कीबोर्ड के अंदर अलग अलग तरह की कीज होती हैं। फर्स्ट जो होती हैं उन्हें हम अल्फाबेट्स के नाम जानते हैं, जिसमें स्मॉल A to Z और कैपिटल A to Z यूज होती हैं। नंबर्स की होती हैं 0 to 9। स्पेशल कीज होती हैं विंडोज की, अल्टर की, कंट्रोल की, नमलॉक की, फंक्शन कीज F1 to F12 होती हैं। ये अलग अलग वर्क को अलग अलग तरह से काम करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग तरह से यूज होती हैं। अब सेकंड जो इनपुट डिवाइस है वो है माउस। जैसा इसका नाम है माउस, ये दोस्तों एक तरह का पॉइंटिंग डिवाइस है जो किसी भी चीज को, किसी भी प्रोग्राम को पॉइंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है।
माउस तीन तरह के जनरली मार्केट में मिलते हैं। एक होता है ऑप्टिकल माउस, एक ट्रैकबॉल माउस, एक वायरलेस माउस। इस माउस में तीन तरह के बटन होते हैं दोस्तों। जो लेफ्ट बटन होता है वो किसी भी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए यूज में लिया जाता है। आप जिस प्रोग्राम को ओपन करना चाहते हैं उस प्रोग्राम के ऊपर अपना कर्सर ले जाएं, माउस पॉइंटर ले जाएं और फिर डबल क्लिक करें तो लेफ्ट क्लिक से दोस्तों डबल क्लिक किया जाता है। इस तरह से राइट बटन जो है वो सिंगल क्लिक करने के लिए यूज में लिया जाता है और सिंगल क्लिक किसी भी प्रोग्राम की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए यूज में लिया जाता है। इसी तरह से स्क्रॉल बटन, माउस के बीच में ये जो गिरी टाइप होता है उसको हम स्क्रॉल बटन कहते हैं। पेज अप और पेज डाउन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो माउस में तीन बटन जनरली यूज में लिए जाते हैं, फर्स्ट लेफ्ट बटन, राइट बटन और स्क्रॉल बटन। माउस के साथ ही एक टर्म और जुड़ी हुई दोस्तों, ड्रैग एंड ड्रॉप, यानी किसी भी चीज को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर ले जाने के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप जो टेक्निक है वो भी माउस के साथ जुड़ी हुई है। अगला जो इनपुट डिवाइस है वो है जॉयस्टिक, जो जनरली वीडियो गेम्स वगैरह के अंदर यूज में आता है। अल्ट्रासाउंड मशीन्स के अंदर भी जॉयस्टिक का यूज किया जाता है। नेक्स्ट स्कैनर, मेमोरी कार्ड रीडर, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड रीडर, ये सारे भी इनपुट डिवाइसेस के ही एग्जाम्पल हैं। इस तरह से बार कोड रीडर, जो आपने मॉल्स वगैरह में देखा होगा कि किसी भी प्रोडक्ट की एमआरपी को एक्सेस करने के लिए, उसको स्कैन करने के लिए इस तरह की एक मशीन का यूज होता है जिसे हम बार कोड रीडर के नाम से जानते हैं। अगला जो इनपुट डिवाइस आ रहा है वो है MICR मशीन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये जो मशीन होती है दोस्तों ये जनरली बैंकों में यूज होती है और चेक के अंदर आपने सुना होगा माइकर चेक, उसमें एक नंबर होता है स्पेशल, उस माइकर चेक के अंदर जो नंबर है उस नंबर को ये मशीन अपने आप रीड करती है और उसे डिजिटल फॉर्म में यानी कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगले जो इनपुट डिवाइस है वो है OCR मशीन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। जैसा इसका नाम है कैरेक्टर, ये कैरेक्टर को पढ़ती है और उसे डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करती है। इस तरह से OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन या ऑप्टिकल मार्क रीडर, इस मशीन के द्वारा हम जो एग्जामिनेशन में आपने देखा होगा OMR शीट पर एग्जाम होता है तो उस एग्जाम में हम जो पेंसिल से या पेन से निशान करते हैं, गोले करते हैं, उन्हें ये मशीन रीड करती है। ऑप्टिकल मार्क रीडर या ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। तो तीन मशीन है, MICR मशीन, OCR मशीन और OMR मशीन। इस तरह से इनपुट डिवाइस के अंदर ही वेब कैमरा, माइक्रोफोन, ये सारी चीजें इनपुट डिवाइस के अंदर ही यूज होती हैं। अगला जो टॉपिक आ रहा है दोस्तों वो है प्रोसेसिंग डिवाइस। चलिए अब बात करते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस की। प्रोसेसिंग डिवाइस में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा काम में आने वाला जो पार्ट है वो है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसा इसका नाम है, केंद्रीय संसाधन इकाई, यानी ये हमारे कंप्यूटर का एक तरह से ब्रेन होता है। जैसे ही आपने इसका नाम सुना और आपके दिमाग में इस तरह का एक पिक्चर इमेज बन गई होगी। तो CPU, जिसे हम प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं, वास्तव में इस यूनिट के अंदर लगा होता है। इस यूनिट को हम CPU नहीं कहते, इस यूनिट को सिस्टम यूनिट या कैबिनेट कहा जाता है। तो फिर CPU किसे कहते हैं? CPU कहां होता है? CPU इस डब्बे के अंदर लगा होता है। अगर आप देखें CPU इस तरह का होता है और वो मदरबोर्ड पर, अभी मैं बताऊंगा आपको, मदरबोर्ड पर लगा होता है। तो इस डब्बे के अंदर क्या होता है? यदि आप इस डब्बे के अंदर देखेंगे, जिसे हम कैबिनेट या सिस्टम यूनिट बोल रहे हैं, तो उसमें कई चीजें लगी होती हैं। एक पावर सप्लाई होती है जिसे हम SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई कहते हैं, जो कंप्यूटर को पावर देने के लिए यूज में ली जाती है। इस तरह से ये जो आप देख रहे हैं बहुत सारी चीजें, उनमें जो आप ये इधर से देख रहे हैं ये वाला पार्ट, उसको हम बोलते हैं मदरबोर्ड। इस तरह से इसमें हार्ड डिस्क लगी होती है, फ्लॉपी ड्राइव, आजकल तो बंद हो गई, पहले फ्लॉपी ड्राइव भी यूज होती थी, CD रोम या DVD रोम लगी होती है, कार्ड्स होते हैं अलग अलग तरह के, साउंड कार्ड, VGA कार्ड, गेम कार्ड, इस तरह के अलग अलग चीजें होती हैं। पावर सप्लाई के लिए केबल्स होती हैं, इस तरह से डाटा को कम्युनिकेट करने के लिए डेटा केबल्स होती हैं, जिन्हें बसेस कहा जाता है। आजकल SATA केबल्स लगने लग गई हैं।
तो इस तरह की बहुत सारी चीजें इस सिस्टम यूनिट के अंदर होती हैं। इसलिए इस पूरी सिस्टम यूनिट को हम लोग सीपीयू नहीं कह सकते। सीपीयू तो वास्तव में एक छोटा सा इस तरह से पार्ट होता है जो कंप्यूटर की ब्रेन की तरह बिहेव करता है। कंप्यूटर का ये दिमाग होता है। इस सीपीयू के अंदर ये सीपीयू जो होता है ये मदरबोर्ड पे लगा होता है। ये मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड क्या है? तो मदरबोर्ड एक पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है जिसके ऊपर सारे यहां पर आप देख रहे हैं अलग अलग चीजें लगी होती हैं। तो यहां पर इस जगह पर लगता है सीपीयू। ये उस सीपीयू लगाने की जगह है। अब ये जो केबल्स हैं वो अलग अलग तरह की केबल्स होती हैं जिन्हें मैंने बताया आपको कि आईडी केबल कहा जाता है। इस तरह से आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में साटा केबल्स का यूज होने लगा है। सीपीयू के दो पार्ट होते हैं, एक कहलाता है एएलयू, दूसरा कहलाता है सीयू। एएलयू स्टैंड फॉर अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, सीयू स्टैंड फॉर कंट्रोल यूनिट। एएलयू जैसा इसका नाम है, अर्थमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए सीपीयू का एएलयू वाला जो डिपार्टमेंट है वो रेस्पॉन्सिबल होता है। अर्थमेटिक मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और लॉजिकल ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू आदि जो ऑपरेशंस होते हैं वो सभी एएलयू के अंडर कंट्रोल में होते हैं। इस तरह से सीयू जो होता है वो कंट्रोल यूनिट की तरह बिहेव करता है और कंप्यूटर के जितने भी रिसोर्सेज है, जितने भी पार्ट्स लगे हैं, मेमोरी, हार्ड डिस्क, प्रिंटर, स्कैनर, जितना भी आप काम करते हैं, आप जो माउस से क्लिक करते हैं, वो सारा का सारा रिसोर्स मैनेजमेंट का काम इस सीयू के द्वारा किया जाता है, जिसे हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं। यानी सीपीयू के दो पार्ट हैं, एएलयू और सीयू। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है मेमोरी की। तो दोस्तों मेमोरी कंप्यूटर के अंदर दो तरह की यूज होती हैं। एक होता है प्राइमरी मेमोरी, सेकंड होती है सेकेंडरी मेमोरी। फर्स्ट प्राइमरी मेमोरी जो होती है उसके भी दो पार्ट हैं। उसमें आता है रैम और रोम, जो आपने पहले भी सुन रखा होगा। इस तरह से सेकेंडरी मेमोरी जो होती है उसमें मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, बहुत सारी चीजें यूज होती हैं। मेमोरी का सीधा सा मीनिंग होता है ये आपके डाटा को स्टोर करने का काम करती हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं रैम की। जैसा इसका नाम है रैम, राम नहीं बोलना है दोस्तों, रैम बोलना है। कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में इसे रैम कहा जाता है। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम, जिसमें रैंडम वर्ड का मीनिंग होता है बिना क्रम के, बिना ऑर्डर के। आप किसी सीक्वेंस में डेटा को एक्सेस नहीं करते हैं तो उसे बोलते हैं रैंडमली एक्सेस करना, यानी रैंडम एक्सेस। एक्सेस का मतलब टू गेट द इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर मेमोरी के अंदर जो इंफॉर्मेशन आप स्टोर करते हैं उसे बिना क्रम के एक्सेस करना। रैम में स्टोर डाटा को आप रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। ये इसकी एडवांटेज है कि आप रैम में जो भी डाटा स्टोर करेंगे उसे आप रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। इस तरह से इसमें स्टोर डाटा पावर ऑफ होने पर, यानी लाइट चली जाए या पावर ऑफ हो जाए, तब जो रैम में आपने डाटा स्टोर किया है वो रिमूव हो जाता है। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो इसकी विशेषता कह लीजिए वो है कि ये वर्सेटाइल मेमोरी है, यानी चेंजेबल है। आप बार बार इसमें जो कंटेंट होते हैं वो बार बार चेंज होते रहते हैं। जैसे हमारे दिमाग में हम बैठे कहीं होते हैं और दिमाग में कई चीजें चलती हैं, विचार आते रहते हैं, जाते रहते हैं। ठीक इस तरह से जिस तरह से आपके दिमाग के अंदर विचार बदलते रहते हैं, ठीक इस तरह से रैम के अंदर भी जो कंटेंट होते हैं वो बार बार चेंज होते रहते हैं। इसलिए इस तरह की मेमोरी को वर्सेटाइल मेमोरी, यानी रैम जो है वो वर्सेटाइल मेमोरी है, चेंजेबल मेमोरी है। दूसरा होता है रोम। रोम जैसा इसका नाम है रीड ओनली मेमोरी। जो इस मेमोरी में एक बार आपने डाल दिया वो फिक्स हो जाता है। इसमें स्टोर डाटा को केवल रीड कर सकते हैं, डू नॉट राइट। इसमें रीड और राइट दोनों चलता है रैम में, इसमें केवल रीड कर सकते हैं। रोम में स्टोर डाटा पावर ऑफ होने पर रिमूव नहीं होता। ये ठीक वैसे ही काम करता है जैसे हमारे साथ होता है। हमारा नाम हम कभी नहीं भूलते हैं। एक बार हमको बता दिया हमारा एड्रेस ये है, हमारा नाम ये, तो वो हमारे रोम में स्टोर हो जाता है, फिर वो कभी डिलीट नहीं होता। ठीक इस तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं। जब हम सुबह से शाम तक बहुत सारी चीज देखते हैं, सुनते हैं, तो कुछ चीजें तो हमें याद रहती हैं और कुछ चीजें हम भूल जाते हैं। तो जो चीजें हम भूल जाते हैं वो हमारे रैम में रहती हैं और जो हम परमानेंट हो जाती हैं वो हमारे रोम में आ जाती हैं। रोम नॉन वर्सेटाइल मेमोरी की कैटेगरी में आता है, यानी इसके कंटेंट चेंज नहीं होते हैं। अब बात आती है टाइप्स ऑफ रैम, यानी रैम के भी अलग अलग प्रकार हैं। फर्स्ट जो है वो है एस रैम, स्टैटिक रैम। अब स्टैटिक रैम जो होती है ये रैम, चलिए बात करते हैं एस रैम, स्टैटिक रैम की। मैंने जैसा कि आपको बताया रैम के दो टाइप्स हैं, एक है एस रैम, दूसरा है डी रैम। एस रैम स्टैंड फॉर स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम में जो भी डेटा स्टोर होता है वो
पावर ऑन होने तक, यानी कंप्यूटर में जब तक पावर रहेगा तब तक स्टैटिक रैम अपने कंटेंट को स्टोर करके रहती है। जैसे ही पावर ऑफ हुआ ये अपने कंटेंट को वॉश आउट कर देती है, यानी ये अपने आप को बार बार रिफ्रेश नहीं करती, इसके कंटेंट बार बार रिफ्रेश नहीं होते। जबकि डायनेमिक रैम, नाम ही इसका डी रैम या डायनेमिक रैम है, ये क्या करती है, अपने कंटेंट्स को बार बार हर कुछ सेकंड्स में अपने कंटेंट को बार बार रिफ्रेश कर देती है। डी रैम के भी 3 टाइप है। फर्स्ट है ईडीयू, एक्सटेंडेड डेटा आउट रैंडम एक्सेस मेमोरी। सेकंड है एसडी रैम, सिंक्रोनोमस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। थर्ड होती है डीडीआर रैम, जो अभी आजकल मार्केट में चल रही है, डीडीआर डबल डेटा रेट। तो दोस्तों ये थे टाइप्स ऑफ रैम्स। इसी तरह से बात आती है टाइप्स ऑफ रोम की। तो फर्स्ट जो टाइप है वो है पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, in which the user can load programs and data that are read only। इस तरह से सेकंड होती है EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये भी PROM की तरह होती है, लेकिन ये रीराइटेबल होती है, बट इसे रीराइट करने के लिए आपको इसकी चिप को अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर रखना होता है। थर्ड होती है फ्लैश मेमोरी। ये जो फ्लैश मेमोरी होती है वो आजकल डिजिटल कैमरास, MP3 प्लेयर्स आदि के अंदर यूज होती है। तो ये थी टाइप्स ऑफ रोम, PROM, EPROM और फ्लैश मेमोरी। एक और मेमोरी होती है जिसे हम कैश मेमोरी या कैशे मेमोरी कहते हैं। ये मेमोरी मेन मेमोरी की सहायक मेमोरी होती है, मेन मेमोरी को हेल्प करती है। एक्चुअल में जब CPU और मेन मेमोरी के बीच में डेटा कम्युनिकेट होता है तो कैश मेमोरी उसमें अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जिस कंप्यूटर में जितनी ज्यादा कैश मेमोरी होगी उतना ही कंप्यूटर की स्पीड तेज और बेटर होगी। कैश मेमोरी अलग अलग तरह की होती हैं, L1 कैश, L2 कैश, L3 कैश। तो मेमोरी के 3 टाइप्स हो गए हैं, फर्स्ट रैम, सेकंड रोम, थर्ड कैश मेमोरी। इस तरह से मैंने जो आपको कैबिनेट दिखाया था, सिस्टम यूनिट दिखाई थी, उसके अंदर एक मदरबोर्ड लगा हुआ है। उस मदरबोर्ड पर एक सेल लगता है जिसे हम CMOS बैटरी कहते हैं। ये CMOS बैटरी कंप्यूटर के डेट और टाइम को कंट्रोल करने के लिए यूज में ली जाती है। CMOS, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। इस CMOS बैटरी से कंप्यूटर की डेट और टाइम कंट्रोल होते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो है स्टोरेज डिवाइसेस या सेकेंडरी मेमोरी। डेटा को स्टोर करने के लिए जैसे हमारे घर में स्टोर रूम होते हैं, इस तरह से यहाँ पर अलग अलग तरह के स्टोर रूम है। फर्स्ट है HDD, हार्ड डिस्क डिवाइस या हार्ड डिस्क ड्राइव। आपने सुना होगा C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव। वास्तव में ये C, D और E या आगे और भी अल्फाबेट हो सकते हैं या कम भी हो सकते हैं, ये सभी हार्ड डिस्क के पार्टीशंस होते हैं। हार्ड डिस्क दिखने में कुछ इस तरह की होती है, अंदर इस तरह की एक प्लेट डिस्क लगी होती है और ये हेड है उसका, वो इस डिस्क पर डाटा को रीड और राइट करने का काम करता है। ये डिस्क बहुत तेजी से RPM की फॉर्म में, रोटेशन पर मिनट के हिसाब से इसकी स्पीड को मेजर किया जाता है और ये काफी तेजी से रोटेट करती है और हेड उस पर जाकर आपके डाटा को रीड और राइट करने का काम करता है। तो दोस्तों CPU जो है एक तरह का शॉपकीपर हो गया, रैम उसके लिए शोरूम का काम करती है, हार्ड डिस्क गोडाउन का काम करता है। हार्ड डिस्क में जो भी डेटा स्टोर होता है वो CPU के थ्रू रैम यानी शोरूम में आपको दिखाई देता है। अब स्टोरेज डिवाइस में दूसरा जो कंपोनेंट है वो है DVD या CD-ROM। DVD जिसे हम डिजिटल वर्सटाइल डिस्क भी कहते हैं, इसकी कैपेसिटी दोस्तों 4.7 GB के आसपास होती है। इस तरह से CD-ROM, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, CD जिसे हम कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं। ये दोनों चाहे वो DVD हो चाहे वो CD हो, दो तरह की आती हैं, CD-R और CD-RW, यानी DVD-R और DVD-RW। R फॉर रीड ओनली, यानी ऐसी CD या DVD जिसमें कंटेंट एक बार आपने अगर राइट कर दिया तो उसे मिटा नहीं सकते। दूसरा होता है रीराइटेबल, एक बार लिखा फिर मिटा के फिर से और रिकॉर्डिंग की जा सकती है। अभी आजकल मार्केट में एक ब्लू रे डिस्क और आ रही है जिसकी कैपेसिटी 50 to 500 GB होती है। इस तरह से स्टोर करने के लिए स्मार्ट मीडिया कार्ड्स मार्केट में मिलते हैं। मिनी SD कार्ड, माइक्रो SD कार्ड जो आपने अपने मोबाइल में भी यूज किए होंगे, वो उसी तरह से कंप्यूटर में भी यूज किए जा सकते हैं। अगला टॉपिक आ रहा है दोस्तों आउटपुट डिवाइस, और सबसे फर्स्ट और कॉमन जो आउटपुट डिवाइस है वो है मॉनिटर, जिसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडियो के नाम से भी जाना जाता है। ये अलग अलग टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है CRT मॉनिटर,
कैथोड रे ट्यूब, इस तरह का पहले इस तरह का जो मॉनिटर आता था उसे CRT मॉनिटर कहा जाता है। ऐसा ही एक TFT आता है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, इस तरह का LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED लाइट इमिटिंग डायोड और प्लाज्मा स्क्रीन, इस तरह के अलग अलग तरह के मॉनिटर मार्केट में मिलते हैं। और एक जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है आजकल, आपका जो केबल कनेक्शन है वो अब डिजिटल फॉर्मेट में हो गया है, उसको कहते हैं HDTV, हाई डेफिनेशन टेलीविजन। नेक्स्ट जो आउटपुट डिवाइस है वो है प्रिंटर। प्रिंटर दोस्तों वास्तव में दो प्रकार के होते हैं, एक कहलाता है इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा कहलाता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर से जो हमको आउटपुट मिलता है उसे हम हार्ड कॉपी के नाम से जानते हैं, और कंप्यूटर में जो टेक्स्ट आपको दिख रहा है उसे सॉफ्ट कॉपी के नाम से जानते हैं। प्रिंटर के रेजोल्यूशन को नापने के लिए एक इकाई का यूज होता है, एक यूनिट का यूज होता है, जिसे DPI डॉट पर इंच के रूप में जाना जाता है। इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी के अंदर कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर आते हैं। कैरेक्टर प्रिंटर के अंदर आता है डॉट मैट्रिक्स, जो आपके घरों में नल के बिल, लाइट के बिल आते हैं, जो ऐसे प्रिंटर जो डॉट 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 प्रिंटिंग करते हैं, वो सारे प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहलाते हैं। ये काम करते वक्त काफी आवाज करते हैं। डेसीविल प्रिंटर भी इस तरह का होता है, इसमें व्हील लगा होता है और वो प्रिंट करता है। ये काम करते हुए काफी आवाज करते हैं। सेकंड प्रिंटर जो होते हैं लाइन प्रिंटर, इनमें चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर को शामिल किया गया है। प्रिंटर की जो स्पीड होती है दोस्तों, उसे मेजर करने के लिए एक यूनिट है जिसको PPM, पेज पर मिनट कहा जाता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं उनके अंदर इंकजेट, लेजर और थर्मल प्रिंटर आता है। इंकजेट प्रिंटर, जैसा इसका नाम है, इंकजेट पेपर पर स्प्रे करता है इंक की और फिर प्रिंटिंग करता है। इस तरह से लेजर प्रिंटर सबसे बेस्ट प्रिंटर होता है और काफी पॉपुलर प्रिंटर है लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट जो प्रिंटर होता है थर्मल प्रिंटर। ये थर्मल प्रिंटर स्पेशल पेपर पर प्रिंट करता है, और आपने देखा होगा जो ATM मशीन है उससे जो आपको रिसिप्ट मिलती है वो थर्मल प्रिंटर से ही रिसिप्ट प्रिंट होती है। थर्मल प्रिंटर प्रिंट करने के लिए हीट एलिमेंट का यूज करता है। इस तरह से जो आपका लेजर प्रिंटर है वो फोटो सेंसिटिव एलिमेंट्स का यूज करते हुए फिर प्रिंट करता है। लेजर प्रिंटर के अंदर टोनर, इंक को हम टोनर कहते हैं, लेजर प्रिंटर के अंदर टोनर यूज होता है। और जनरली ये ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर यूज होते हैं, लेकिन कलर प्रिंटर भी लेजर की फॉर्मेट में आता है, लेकिन वो काफी महंगा होता है। इंकजेट प्रिंटर कलर और ब्लैक एंड व्हाइट दोनों एक साथ प्रिंट आउट निकालते हैं। हेडफोन और स्पीकर, इन्हें भी आउटपुट डिवाइसेस के फॉर्मेट में हम लोग जानते हैं। इस तरह से बड़े बड़े मेप, फ्लैक्स, पोस्टर्स प्रिंट करने के लिए जिस डिवाइस का यूज होता है उसे प्लॉटर कहा जाता है। यानी छोटे प्रिंटर से, ये जो छोटे प्रिंटर है इनसे हम लोग बड़े बड़े मेप, फ्लैक्स, पोस्टर्स प्रिंट नहीं कर सकते, उनके लिए प्लॉटर्स का यूज होता है। इस तरह से कुछ डिवाइसेस ऐसी हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करती है, जिन्हें मल्टी फंक्शनल डिवाइसेस कहा जाता है। जैसे फैक्स मशीन, ऐसी एक मशीन जिसमें स्कैनर, प्रिंटर, फैक्स मशीन और आपका कॉपियर मशीन, वो सारी चीजें एक साथ होती है, एक ही मशीन में होती है, इसलिए ऐसी मशीन्स को मल्टी फंक्शनल डिवाइसेस भी कहा जाता है। ऐसा ही एक और नेक्स्ट है मोडेम। दोस्तों मोडेम कंप्यूटर में इंटरनेट चलाने के लिए यूज में लिया जाता है। मोडेम एक ऐसा डिवाइस है जो डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में और एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। मैं आगे इंटरनेट पर एक वीडियो बनाने वाला हूं, वहां मैं आपको पूरा वर्किंग ऑफ इंटरनेट के बारे में समझाऊंगा कि ये डिवाइस मोडेम किस तरह से काम करता है और क्या इसकी नीड है। अभी आपको केवल मोडेम मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर से कहा जाता है। मोडेम इंटरनेट चलाने के लिए यूज में लिया जाता है और ये क्या करता है, ये एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। वास्तव में हमारे टेलीफोन लाइन में से जो वेव्स हमको मिलती हैं वो एनालॉग वेव्स होती हैं, और ये एनालॉग वेव्स हमारा कंप्यूटर सिस्टम नहीं समझ पाता। हमारा कंप्यूटर सिस्टम डिजिटल वेव्स को या डिजिटल तरंगों को ही समझ पाता है। तो कोई ऐसा डिवाइस की हमको जरूरत पड़ती है जो डिवाइस
टेलीफोन लाइन के एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट कर कंप्यूटर को सप्लाई करे और कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल्स को फिर से एनालॉग में कन्वर्ट कर टेलीफोन लाइन को सप्लाई करे। तो ऐसे उपकरण को हम मोडेम कहते हैं, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। अगला जो टॉपिक आ रहा है वो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अब कंप्यूटर कई तरह के होते हैं और अगर हम इसे ऑपरेटिंग प्रिंसिपल के आधार पर वर्गीकृत करें या क्लासिफाई करें तो फर्स्ट जो है वो है एनालॉग कंप्यूटर। ऐसे कंप्यूटर डायरेक्ट नंबर पर काम नहीं करते हैं, नंबर सिस्टम पर काम नहीं करते हैं। ऐसे कंप्यूटर्स का यूज वोल्टेज, टेम्परेचर, करंट आदि को मेजर करने के लिए किया जाता है। सेकंड जो कंप्यूटर है वो है डिजिटल कंप्यूटर्स, जिन्हें हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं। थर्ड जो कैटेगरी है वो है हाइब्रिड कंप्यूटर्स, ऐसे कंप्यूटर जिनके अंदर एनालॉग और डिजिटल दोनों का मिक्सअप होता है। इस तरह से अगर आप साइज, स्टोरेज, कैपेसिटी और वर्किंग के आधार पर कंप्यूटर सिस्टम्स को क्लासिफाई करें तो फर्स्ट जो है वो है सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर काफी शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। इनका यूज मौसम की भविष्यवाणियां, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, साइंटिफिक कैलकुलेशंस, भूकंप, अर्थक्वेक, इन सब को कैलकुलेट करना, इनकी कैलकुलेशंस करना, इनकी फोरकास्टिंग करना, टेलीकम्युनिकेशंस के काम करना, सैटेलाइट लॉन्च करना आदि कामों को करने के लिए सुपर कंप्यूटर का यूज होता है। जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था उसका नाम है CDC 6600 और भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है परम। अगला जो कंप्यूटर आ रहा है वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, आदमी के आकार के बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं जिनमें डाटा मैग्नेटिक टेप में स्टोर होता है। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स बहुत बड़े डेटा को स्टोर करने के लिए यूज में लिए जाते हैं, काफी महंगे होते हैं और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस इनका यूज करते हैं। इस तरह से जो नेक्स्ट कंप्यूटर है वो है मिनी कंप्यूटर। नाम भले ही दोस्तों इसका मिनी है, लेकिन आप देख रहे होंगे डायग्राम में कि किस तरह का ये दिखाई देता है। जिन लोगों की कस्टम एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे कोई सीमेंट प्लांट है, वहां पर कंप्यूटर यूज किया जाता है, तो वहां हमारे तरह डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज में नहीं लिए जाते। वहां पर स्पेशल उनके काम को करने के लिए ही कंप्यूटर्स को यूज में लिया जाता है। तो ऐसे जो कंप्यूटर्स हैं उन्हें मिनी कंप्यूटर्स कहा जाता है। नेक्स्ट जो कंप्यूटर हैं उन्हें हम पर्सनल कंप्यूटर, PC या माइक्रो कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। इनके कई नाम हैं, डेस्कटॉप, नोटबुक, टैबलेट PC, हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स। इन्हें PDA, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह के नोटबुक, जिसे आप लैपटॉप के नाम से भी जानते हैं, इस तरह से मोबाइल पर जब हम मोबाइल चलाते हैं उसे भी हैंड हेल्ड कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है। इस तरह से टैबलेट PC आता है जिसमें कॉम्पैक्ट या कस्टम एप्लीकेशंस रन की जाती हैं, उन्हें टैबलेट PC के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर की जो भाषा है दोस्तों, उस भाषा को हम बाइनरी कहते हैं, लैंग्वेज जैसे हमारी और आपकी एक भाषा है, उसी तरह से कंप्यूटर की भी एक भाषा है। टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर्स, अगर आपको कंप्यूटर से बातचीत करनी है तो कंप्यूटर की भाषा आनी चाहिए। तो कंप्यूटर की जो भाषा है वो है बाइनरी। बाइनरी भाषा में ही कंप्यूटर काम करता है। इस बाइनरी भाषा में दो ही अक्षर होते हैं, दो ही अल्फाबेट्स होते हैं। जैसे हमारी भाषा के अंदर AIE है, ABCD है, उसमें 26 लेटर्स होते हैं। उस तरह से इस बाइनरी के अंदर केवल दो ही, 0 और 1 ही होता है। यूनिट्स इन कंप्यूटर में जो साइज है, जो कैपेसिटी है, उसको मेजर करने के लिए इकाई का यूज होता है, यूनिट का यूज होता है, जिसे हम बाइट के नाम से जानते हैं। 1 बाइट दोस्तों 8 बिट से मिलकर 1 बाइट बनती है। उस तरह से 1 बाइट के अंदर 1 कैरेक्टर जो होता है उसे हम 1 बाइट कहते हैं। 1024 बाइट्स मिलकर 1 किलोबाइट बनती है। जैसे 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, उस तरह से 1024 बाइट्स मिलकर 1 किलोबाइट बनाती हैं। उस तरह से 1024 किलोबाइट मिलकर 1 मेगाबाइट बनाती हैं। 1024 मेगाबाइट मिलकर 1 GB गीगाबाइट बनाती हैं। 1024 गीगाबाइट मिलकर 1 TB टेराबाइट बनाती हैं। हार्डवेयर, यानी अगर आपसे कोई पूछे कि हार्डवेयर किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर के अंदर जितने भी पार्ट्स जिन्हें हम टच कर सकते हैं, ऑल विजिबल एंड टचेबल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम
इज नॉन एज हार्डवेयर। जिन्हें आप टच कर सकते हैं वे सारे पार्ट्स कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे आपका मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड, माउस, सारी चीजें हार्डवेयर की कैटेगरी में आती हैं। सॉफ्टवेयर, ऐसे सारे प्रोग्राम जो कंप्यूटर के अंदर चलते हैं उन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, निर्देशों के समूह होता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या सेट ऑफ प्रोग्राम्स आर नोन एज सॉफ्टवेयर। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, उपयोगी लगा हो, तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों को बताएं, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो